ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बेटा? सभी कह रहे हैं यस। साकार बेटा आप पेपर चेक कर लो, इंटरनेट आपका। ऑडियो क्लियर है क्या, एक बार सभी बता दो भैया। गुड मॉर्निंग एंड मतलब क्लास स्टार्टिंग। हाँ क्लियर है सर। ओके, क्लास स्टार्टिंग और क्लास एंडिंग पे एटलीस्ट बेटा सबका एक मैसेज जरूर आना चाहिए। ठीक है, इतने भी आलसी ना बने कि सर एक ज्वाइनिंग और एंडिंग टाइम पे हम मैसेज ना करें। ओके, जोश में रहो यार, क्या ऐसे पहली क्लास में ही ठंडे रहते हो आप। जोश में रहो, एक्टिव रहो। ओके चलिए सर, सेक्शन 44 ADA स्टार्ट कर रहे हैं। सर क्या है? इट्स प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। ठीक है सर, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का मतलब क्या है? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का मतलब है प्री कैलकुलेटेड इनकम। प्री कैलकुलेटेड इनकम जैसे जीएसटी में आप पढ़ते हैं कि सर हमने इनपुट लेना है, आईटीसी लेना है, हमें आउटपुट टैक्स देना है, आउटपुट के अगेंस्ट हम इनपुट को सेट ऑफ करेंगे और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसको पेमेंट कर देंगे। राइट, एक तरीका आपके पास ये होता है। दूसरा तरीका आपके पास क्या होता है? सर दूसरा तरीका ये होता है कि कंपोजिशन स्कीम ले लो, जितना टर्नओवर है उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज, चाहे वो 1% है चाहे वो जो भी परसेंट है, उस परसेंटेज का पेमेंट कर दो। राइट, तो इनकम टैक्स में भी वैसा ही कुछ बोला गया है। इनकम टैक्स में भी वैसा ही कुछ बोला गया। बोलो भैया आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ और बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के उनके अकॉर्डिंग सारी इनकम लो, सारे खर्चे लेस करो, जो बचेगा वो आपकी बिजनेस बीएनपी से प्रॉफिट होगा, बीएनपी इनकम होगी और उस पर आप टैक्स दे दो। हमने कहा कि सर हमें ये समझ नहीं आता क्या इनकम और क्या एक्सपेंसेस, कौन सा बिजनेस क्या है कौन सा नहीं है, हम इतनी माथापच्ची में नहीं जाना चाहते, कोई सीधा तरीका बताओ। बोले सीधा तरीका है अपने टर्नओवर का एक स्पेसिफिक परसेंटेज इनकम बता दो, तो फिर आपको एक्सपेंसेस देखने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा एक्सपेंसेस अलाउ था, कौन सा डिसअलाउड था, कौन से का कैश पेमेंट होना चाहिए था, कौन से का नहीं होना चाहिए था, कौन से पे टीडीएस कटना चाहिए था, कौन से पे नहीं कटना चाहिए था, ये सारी कहानी आपके लिए खत्म हो जाएगी। बोलो आगे बात समझ में? तो इस चीज को नाम दिया गया प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, अब सवाल आया कि सर कौन कौन इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं? तो इसका फायदा उठा सकते हैं इंडिविजुअल, एचयूएफ और फर्म। तो अगर मेरी कंपनी है, अभी हो सकता है वॉइस ब्रेक हो रही होगी, अभी हुई क्या वॉइस ब्रेक या ठीक है? हुई थी सर ब्रेक। एक्चुअली आज नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है नेटवर्क में। चलो कोई नहीं, अभी तो आ रही। तो अगर आप कंपनी है, ठीक है, आपने एक कंपनी बना रखी है प्राइवेट कंपनी, और आप प्रिजम्पटिव इनकम में जाना चाहते हैं, तो जा सकते हैं या नहीं जा सकते? बताइए। नो सर। नो आप सर। नहीं, कंपनी प्रिजम्पटिव इनकम में नहीं जा सकती, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके सर। दूसरी बात, ये जो सेक्शन बनाया गया ये छोटे बिजनेसमैन के लिए बनाया गया, राइट? तो इसके अंदर जाने वालों की एक लिमिट है और वो है इफ, ठीक है, वो क्या है? ऑडियो नहीं आ रहा सर। एक मिनट रुको। अब देखो अब आ रहा है क्या ऑडियो?
वीडियो में भी अटक सकता है, अब ऑडियो नहीं अटकेगा। ऑडियो आ रहा है सर। हाँ, वीडियो थोड़ा सा अटक सकता है, ऑडियो नहीं अटकना चाहिए आई थिंक। चलो देखते हैं। ओके, तो बोला गया सर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आप तभी जा सकते हैं इफ योर turnover does not exceeds rupees 200 lakhs। ठीक है, अगर आपका टर्नओवर 200 लाख से ज्यादा नहीं है, सॉरी अच्छा मैंने गलत कर दिया, इट्स 44 एडी, पहले 44 एडी पढ़ेंगे फिर एडीए पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आप जा सकते हैं अगर आप इंडिविजुअल है, फर्म है या एचयूएफ है। अगर आपका टर्नओवर 200 लाख से ज्यादा नहीं है तो ठीक है सर। सर करना क्या होगा इस स्कीम में? करना कुछ नहीं है सर, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, 8% ऑफ टर्नओवर ट्रीटेड एज बीओपी इनकम, कि आपका जितना टर्नओवर होगा उसका 8% बीएनपी इनकम मान लिया जाएगा। बोले सर वैसे तो हम ऐसे निकालते थे कि जो हमारी रेवेन्यू होती थी माइनस जो अलाउड एक्सपेंसेस होते थे, ऐसे निकालते थे राइट, और ये आता था प्रॉफिट। तो ये जो 8% है, ये किसकी जगह है? ये 8% इसकी जगह है। ठीक है, मतलब इन्होंने नेट कर दिया, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करके नेट कर दिया और बोला आप तो 8% डिक्लेयर करो, कितना खत्म करो। अगर आपने 8% डिक्लेयर कर दिया तो हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि टीडीएस काटा नहीं काटा, हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कैश पेमेंट किया या नहीं किया, हम ये नहीं पूछेंगे कि रिश्तेदार को ज्यादा दिया कम दिया, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली हमें हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट मिलना चाहिए। और अगर आपने हमें हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं। इज दैट क्लियर? यस। अब जब डीमोनेटाइजेशन हुआ ना, नोटबंदी हुई थी, सबको याद होगा है ना, तो डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे आप जब दुकानदार के पास जा रहे थे कि भैया मुझे सामान चाहिए, पैसे मेरे पास कैश नहीं है, ऑनलाइन ले लो, वो कह रहा था भैया मैं ऑनलाइन नहीं लूंगा, ठीक है, मेरे इनकम टैक्स में दिक्कत आती। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली और कहा कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं तो उस पे आप 6% इनकम डिक्लेयर करेंगे तो भी चलेगा। डिजिटल पेमेंट नहीं लिख रहा वरना आप फिर कंफ्यूज आओगे, डिजिटल टर्नओवर लिख देता हूं। ठीक है, तो उस टाइम गवर्नमेंट ने कहा कि भैया अगर आप बैंक से पेमेंट लेते हो तो टर्नओवर का 6% इनकम भी आप डिक्लेयर कर सकते हो, चलेगा। अब बस एसएससी को तो क्या दिखना चाहिए, टैक्स में फायदा। उसने कहा ठीक है साहब ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो तब से दो रेट बन गई कि अगर कैश में ट्रांजेक्शन हुआ है तो आपको 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा, और डिजिटल ट्रांजेक्शन हुआ है तो आप 6% प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, अब सुनिए आगे। सर इसमें क्या होगा, इसमें ये है सर कि आपको किसी प्रकार का कोई भी एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होगा अलग से, क्योंकि सारे हो चुके हैं। 8% और 6% निकालते टाइम पे हर एक्सपेंसेस को ऑलरेडी अलाउ कर दिया गया है, इसलिए अब आपको कोई खर्चा अलग से अलाउड नहीं होगा। सेक्शन 28 टू सेक्शन 43B जो हमने पढ़े थे ना, नॉट अप्लाई, वो अप्लाई नहीं होंगे सर। ठीक है, तो मतलब ना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, ना कुछ और कैलकुलेट करना, ना किसी एक्सपेंसेस का झंझट, सीधा सीधा ये सारे सेक्शन खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा आपको, जो आपके एक भ्रम हो सकता है मन में। यहाँ पे थ्योरेटिकली बोला जाता है सर नो अकाउंट्स रिक्वायर्ड, ठीक है, और नो ऑडिट रिक्वायर्ड, राइट। अब ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है, ये बात तो बहुत आराम से समझ में आ जाती है, पर अकाउंट्स रिक्वायर्ड नहीं है, ये बात थोड़ी कम समझ में आती है। कैसे? सर अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं होंगे, मैं अकाउंट मेंटेन ही नहीं करूंगा तो मुझे टर्नओवर कैसे पता चलेगा? बताइए, ये सवाल आता है किसी के मन में? बोल, किसी के मन में ये सवाल आता है?
कि सर अगर मैं अकाउंट्स मेंटेन नहीं करूंगा तो मुझे टर्नओवर कैसे पता चलेगा? yes? तो बेसिकली यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि आपको अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं करने, आपको ये बोला गया कि ये जो प्रोविजन थे जिसमें हम आपको ये चेक करते कि आपने पेमेंट कैश में किया या नहीं, चेक से किया, ठीक है, हम ये चेक करते कि सब आपने टीडीएस काटा नहीं काटा, आपने ड्यू डेट से पहले पेमेंट किया नहीं किया, वो चीजें हम चेक नहीं करें, वो चीज हम चेक नहीं करेंगे। तो आपको सारे वाउचर सब चीजें एग्जैक्टली मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर बेसिकली तो अकाउंट्स रखने है ना आपको, तो अकाउंट्स रखने हैं, बट वी विल नॉट इंक्वायर अबाउट अकाउंट्स, हम अकाउंट्स नहीं मांगेंगे आपसे, ठीक है, हम वैसे अकाउंट्स नहीं मांगेंगे आपसे, ठीक है, सेल परचेज की डिटेल मांग सकते हैं, बाकी चीजें हम नहीं पूछेंगे क्योंकि हमें मतलब ही नहीं है, हम क्यों पूछेंगे पेमेंट कैसे हुआ, जब हमें उस बेसिस पे अलाउड डिसलाउड ही नहीं करना तो हम क्यों पूछेंगे भैया? तो इसलिए बोला गया है कि वो जरूरत नहीं है, अदरवाइज अकाउंट तो बना नहीं है, क्योंकि अकाउंट सिर्फ टैक्सेशन पर्पज के लिए नहीं होते ना, अकाउंट तो हमारे फायदे के लिए होते हैं। आई बात समझ में? सर ट्रांजेक्शन फुल्ली डिजिटल होने चाहिए क्या? फुल्ली क्या, जितना डिजिटल है उतने पे 6%, है ना, ऐसे जरूरी नहीं है फुल्ली डिजिटल का, जितना डिजिटल है उस पे 6% और जितना कैश है उस पे 8%, ऐसे चलेगा। तो वो आपके ऊपर है कि आप कितना डिजिटल करना चाहते हैं और कितना कैश करना चाहते हैं, हम इनकम उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ओके, आगे देखिए, आगे एक सेक्शन इसी में इंट्रोड्यूस किया गया सर, 44 AD सबसेक्शन 4 और 44 AD सबसेक्शन 5 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। इन दो सेक्शंस ने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी, क्या रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि सर आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, या नहीं कर रहे हैं, अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाना चाहते हैं तो आपको 5 साल के लिए इसमें जाना पड़ेगा। इफ एसएससी want to claim AD, then we have to claim for 5 years, ठीक है, मतलब अगर आप 44 AD में जाना चाहते हैं तो 5 साल के लिए आपको ये सेक्शन लगाना पड़ेगा। तो 5 साल के लिए सेक्शन लगाना पड़ेगा, इसका मतलब क्या? 5 साल के लिए सेक्शन लगाना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि एक बार आपने ये ऑप्शन लिया तो 5 साल तक आपको इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अच्छा, तो सर जबरदस्ती, मतलब लॉक इन पीरियड 5 इयर्स। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो सर क्या ये जबरदस्ती है? हाँ बेटा बोल सकते हैं ये जबरदस्ती है, मतलब आप ऐसा गेम नहीं खेल सकते कि एक साल आप 44 AD में आ गए, फिर एक साल आप वापस नॉर्मल में आ गए, फिर 44 AD में आ गए, फिर नॉर्मल में आ गए, ऐसा नहीं कर सकते। एक बार 44 AD में आए तो 5 साल इसमें रहना है। आप कहते हो कि सर मेरे प्रॉफिट ही नहीं अगले साल, है ना, पिछले साल तो मेरा प्रॉफिट था 9%, तो मैंने 8% डिक्लेयर करके काम चला लिया, इस बार किसी रीजन से मेरा प्रॉफिट रहा ही 3% है, मैं कैसे 8% दूं? तो मत दो भैया, तुम्हारी मर्जी। बट अगर इस 5 साल के दौरान आप इस स्कीम से बाहर निकलेंगे, ये ध्यान रखना, अगर आप इस 5 साल के दौरान इस स्कीम से बाहर निकलेंगे, ठीक है, ऑप्ट आउट करेंगे आप, ठीक है, विद इन 5 years, ठीक है, अगर आप ऑप्ट आउट करते हैं, ऑप्ट आउट करते हैं आप विद इन 5 years, इन दैट केस जिस साल ऑप्ट आउट किया वो, ध्यान से सुनना, ईयर ऑफ ऑप्ट आउट प्लस नेक्स्ट 5 years, आप इस ऑप्शन को नहीं ले पाएंगे। ईयर ऑफ ऑप्ट आउट एंड नेक्स्ट 5 years, SSC cannot adopt 44 AD,
समझ गए? तो आना है तो 5 साल के लिए आओ और जाना है तो 5 साल के लिए जाओ, जैसे गवर्नमेंट होती है। तो वैसा ही सीन इसका कर दिया गया कि एक बार ऑप्शन लेते हो तो 5 साल लेना पड़ेगा। उन 5 साल के दौरान अगर आप विड्रॉ कर लेते हो तो अगर उस 5 साल में विड्रॉ कर लेते हो तो जिस साल विड्रॉ किया उस साल और आने वाले 5 साल आप दोबारा से 44AD में नहीं आ पाएंगे। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है किसी को तो बोल दो। नहीं। अच्छा, ये तो हुआ आपने जो ऑप्ट आउट किया उसकी वजह से आपके ऊपर बाउंडेशन, साथ ही साथ एक और बाउंडेशन लगाएगी, पता क्या है? सर कुछ डिसअलाउड नहीं होगा क्या? डिसअलाउड क्या होगा? डिसअलाउड क्या होगा? डिसअलाउड अलाउड डिसअलाउड तो पढ़ना ही नहीं है। जब 44AD में आ गए तो 44AD में आ गए तो पुराने सेक्शंस भूल जाओ, पुराने सेक्शन की कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो ये तो हुआ पहला कॉन्सिक्वेंस। ऑडिट भी करवानी होती है क्या? हाँ, तो ये तो हुआ पहला कॉन्सिक्वेंस। अब दूसरे कॉन्सिक्वेंस पे आओ कि सब आपने जो ऑप्ट आउट किया तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने पड़ेंगे। अगर आपकी जो इनकम है वो एक्सीड करती है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है बेसिकली, तो आपको अब आपके अकाउंट्स ऑडिट करवाने पड़ेंगे। टर्नओवर कितना है उससे मतलब नहीं, आप 8% से कम इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो अब आपको अकाउंट्स ऑडिट करवाने पड़ेंगे, चाहे आपका टर्नओवर कितना भी क्यों ना हो। अब टर्नओवर मायने नहीं रखेगा। ओके, सर सेकंड पॉइंट नहीं आया बताओ क्या नहीं है? सर। इसमें ऑडिट के लिए अब अपन वही 1 करोड़ वाली लिमिट क्यों नहीं डाल रहे? अपन 2.5 लाख का क्यों डाल रहे हैं? अब ये समझ नहीं आया। वायलेशन किया है ना आपने। अब आप कोई वायलेशन करोगे तो फिर आपके ऊपर नया रूल लगेगा। भाई आप पहले उस स्कीम में जा रहे थे, अब आप उस स्कीम से अचानक से बाहर आ रहे हो, तो बाहर आ रहे हो तो जाहिर सी बात आप 8% से कम डिक्लेयर कर रहे हो, तभी बाहर आ रहे हो। ये सर तो हम चेक करना चाहते हैं कि वाकई में क्या आपका प्रॉफिट 8% से कम हुआ है, क्योंकि पिछले साल तो नहीं था, तो इसलिए हम आपके ऑडिट करवाना चाह रहे हैं। 2.5 लाख की लिमिट तो सिर्फ इसलिए डाली कि अगर आपकी इनकम ही टैक्सेबल नहीं है तो फिर ऑडिट करवाने का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है सर। बोल लीजिए, बात समझ में आ गई सबके? सर उसके पास जो रिकॉर्ड्स है उसके हिसाब से ऑडिट होगी ना? हाँ, उसके हिसाब से होगी, रिकॉर्ड्स की होगी ना ऑडिट तो, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, थ्योरेटिकल लाइफ में और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत फर्क है, पता है आपको? थ्योरेटिकल लाइफ के हिसाब से मान लो मेरा टर्नओवर है 40 लाख रुपए का, 44AD भूल जाओ एक बार, मेरा टर्नओवर है सिर्फ 40 लाख रुपए का और मैं उस पर प्रॉफिट बताना चाहता हूँ 4%, क्योंकि मैं कमाता ही 4% हूँ। तो 40 लाख का प्रॉफिट, 40 लाख का टर्नओवर और 4 लाख का प्रॉफिट, सॉरी 4% प्रॉफिट, मुझे ऑडिट करवानी है या नहीं करवानी? थ्योरेटिकली बताओ, जो आपने पढ़ा नहीं, उसके साथ मैं नहीं करवानी। प्रिवेंटिव इनकम लूंगा ही नहीं, मैं ऑप्शन ही नहीं लूंगा तो। नहीं, बट प्रैक्टिकली आपको उसकी ऑडिट करवानी होती है। प्रैक्टिकल बात करो, अब ये मत पूछना क्यों, ठीक है? प्रैक्टिकली आपको उसकी ऑडिट करवानी होती है क्योंकि असेसिंग ऑफिसर जो होता है वो आपको, जो इन प्रैक्टिकल लाइफ में 8% से कम इनकम डिक्लेयर करते हैं, वो कहता है सब आपको ऑडिट करवानी है।
अगर आप नहीं करवाओगे तो वो केस स्क्रूटनी में ले लेगा, फिर करवानी पड़ेगी। सर एक बार स्क्रूटनी में ले गया, 2 बार ले गया, हर बार लेके जाएगा तो अपन भी तो केस कर सकते हैं ना, ये फालतू में नहीं, मेरा खर्चा बढ़ा रहा है। आप कभी केस नहीं कर सकते डिपार्टमेंट के ऊपर इस तरीके से। स्क्रूटनी में लेना कोई सजा थोड़ी होती है। उनको सर डाउट है। खर्चा तो होता है खर्चा किस बात का होता है बताओ? सर। 4 लाख की मान लो मेरी इनकम है, ऑडिट हम्म, कराना, ये कराना, फलाना ढिमकाना, सब करा के 2 लाख रुपए खा गया वो बंदा, मैं कहाँ जाऊंगा सर? क्या तो कौन खुद खा गया? खाऊंगा। तो ये सब ऑडिट कौन? वॉडिट सब कुछ कराने में मेरा लग गया मान लो, अच्छा मेरा 50% प्रॉफिट तो चला गया इस काम में। अरे तो तुम्हारा लग गया तो इसमें डिपार्टमेंट की गलती है क्या? डिपार्टमेंट को डाउट होगा तो पूछेंगे, उनका काम है सर पूछना। बट मैं 40 लाख की इनकम है ऑलरेडी, मैं सारी स्कीम के अंदर आ रहा हूँ, मैं हम्म, हिसाब से अपना सारा भर रहा हूँ काम, तो फिर क्या हम्म। दिक्कत है उसको? नहीं तो वो तो कोई तुम बोल गलती रहे हो हो तो ना, पता हम चले। कैसे? अरे वो तो तुम बोल रहे हो, हम कैसे ट्रस्ट कर लें? तुम कौन से राजा हरीशचंद्र हो कि हम तुम पे ट्रस्ट कर लें? डिपार्टमेंट तो ये बोलेगा ना। एसएससी के कहने से, अगर एसएससी बोले साहब मैं तो ईमानदार हूँ, आप मानते क्यों नहीं हो, और ऐसे डिपार्टमेंट मानने लग गया, तब तो चल गया डिपार्टमेंट। ठीक है, आप ये मत समझो कि आप जिस नजर से खुद को देखते हो दुनिया भी उसी नजर से आपको देखती है। नहीं समझे? समझ गया सर। तो आप डिपार्टमेंट को आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि सर मैं तो ईमानदार आदमी हूँ, आप मेरी ऑडिट कैसे? वो कहते ठीक है भैया, तू ईमानदार है तो ऑडिट करा के सबमिट कर देना, क्या दिक्कत आ रही है? क्या है सर, उससे 4% का प्रॉफिट 2% का रह रहा है मेरा खर्चा होने के बाद, वो दिक्कत है। तो रूल है ही। अच्छा कल को बोल दो, मान लो ये कह दे कि भैया ऑडिट 40 लाख वालों को ही करवानी है, वो तो सर फिर तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, लॉ है, अभी फिर लॉ नहीं तो है ये ना तो ऐसा। वही है। ठीक है सर। एक्चुअली क्या है, अपने को पता है प्रॉब्लम क्या है इंडिया में? इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि आप इम्प्लाइडली कुछ भी कर लो, एक्सप्रेसली आप कुछ नहीं करना चाहिए, है ना? इम्प्लाइडली आप कुछ भी कर लो, एक्सप्रेसली आप कुछ नहीं करना चाहिए। सर इसका मतलब ये है, आप मोबाइल खरीद के लाते हो, आप में सब ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसने आज तक मोबाइल नहीं खरीदा हो, खरीदा है क्या? यस सर। है ना? और मोबाइल की रेट के अंदर जीएसटी इंक्लूड होता है, आप ऑनलाइन परचेज करते हैं। जी। तो आपने कभी ऑनलाइन वाले को बोला है कि भैया जीएसटी बिना बिल के दे दे, जीएसटी कम कर दे, ऐसा कुछ कर दे? ऑप्शन ही नहीं है सर। हाँ सर, ऑप्शन ही नहीं है ना। ठीक है। और एमआरपी बेस्ड, आप पेन खरीद के लाए 10 रुपए का, कभी पेन वाले को बोला है ये यार इसमें जीएसटी है तुम कम ले लो? सर नॉर्मल अमाउंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब दिक्कत नॉर्मल अमाउंट की नहीं है, दिक्कत ये है कि एमआरपी लिखी है, एमआरपी देने में हमें दिक्कत नहीं है सर, टैक्स इसमें है तो है, वो तो रेट ही है। और अगर सामने वाला बोल दे कोई आपको कि भैया ये अमाउंट इतना है और इस पे 5% टैक्स लगेगा, तो फिर अपने ड्रामे स्टार्ट हो जाते हैं। अरे सर टैक्स क्यों लगेगा, मुझे कोई ऑफिस के लिए थोड़ी चाहिए, आप एक काम करो बिल मत बनाओ। होता है प्रैक्टिकली। होता है सर, बिजनेस में होता है तो बहुत। बिजनेस में नहीं, पर्सनल लाइफ में भी होता है। क्योंकि ऊपर से जीएसटी देखते ही या ऊपर से कोई भी चार्ज देखते ही हमारा दिमाग ऐसे हो जाता है कि ये तो फालतू के लग रहे हैं। ये हमारी एक मेंटेलिटी है। रूल में कुछ भी ले लो, ऊपर से कुछ मत लो सर, तो वो चीज है। 40 लाख पे ऑडिट का रूल होगा तो हमें तकलीफ नहीं है, तो सर ऐसे 40 लाख है तो मुझे तकलीफ है, समझ गए? तो दैट्स ए मेंटेलिटी और कुछ नहीं है। और मैंने आपको पहले ही कहा कि इट जस्ट ए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। थ्योरी में आपको ऐसा नहीं पढ़ना, थ्योरी में आप यही कहेंगे कि सर 1 करोड़ से कम का टर्नओवर तो ऑडिट नहीं करवानी, पर प्रैक्टिकल लाइफ में करवानी पड़ती है अगर आपका टर्नओवर, आप प्रॉफिट 8% से कम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो सर एक तरह से यही मान लो, जो भी प्रेजेंटिव इनकम में है, प्रैक्टिकल लाइफ में उससे ऑडिट करवाते हैं 8% प्रिजम्पटिव से। इनकम वाले ऑडिट करवाते हैं। हाँ सर, जैसे अभी जो एग्जांपल किया अपन ने, उसमें ये हम्म, था ना कि 8% का वो दिखा रहा है प्रॉफिट, हम्म। है ना? तो आपने बोला सेसिंग ऑफिसर उसको बोलता है भाई तू तो ऑडिट करके ला के दे, मैं नहीं मानता। तो प्रैक्टिकल लाइफ में वो हर किसी को बोलता होगा। अब तुम फिर गलत ले तुम क्या एक बहुत भावनाओं में बह जाते हो बेटा।
हमने ये कब कहा? हमने ये कहा कि प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप 8% से कम डिक्लेयर करते हो तो ऑडिट के लिए बोला जाता है आपसे। अच्छा ठीक है 8% सर, करते हैं तो क्यों बोलेगा आपसे? ठीक है। तो बताओ कहाँ की बात तुम कहाँ ले जाते हो यार? और पहले ही मैंने यस कहा सर, कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है ये बात, ये जनरल नॉलेज की बात है कि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है। चलिए भाई फिर रूल्स क्यों बनाते हैं इन लोगों ने? अंशु कह रहे हैं सर फिर रूल क्यों बनाए? रूल तो बेटा रूल बनाए है ना, मार्केट अलग चीज होती है, रूल अलग चीज होती है। रूल बनते हैं पर उनका इंटरप्रिटेशन जो होता है वो कई बार अलग तरीके से कर लेते हैं और वही ट्रेडिशन चल जाता है। ओके अच्छा, आप सबके घर पे सिलेंडर आता है, ध्यान से सुनो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। सबके घर पे सिलेंडर आता होगा, क्या सिलेंडर वाला एग्जैक्टली वही रेट लेता है जो गवर्नमेंट ने बता रखी है या 10-5 रुपए ऊपर लेता है? सर ऊपर लेते हैं। लेता है ना ऊपर ऊपर। कर देते। क्यों लेता है भाई? आपने कभी उससे बहस क्यों नहीं की, इसकी शिकायत क्यों नहीं की? सर पेमेंट ही ऑनलाइन कर देते हैं। हाँ नहीं वही तो बोला ना, आपने क्यों नहीं किया ऐसा कि जिद बहस क्यों नहीं की? क्योंकि सर पैटर्न है, ठीक है, अपन सोचते हैं 10 रुपए ये भी लेगा, आदमी लाया है इतनी दूर से, वो अपना एक कल्चर है, राइट? हाँ सर, जरूरत के टाइम काम भी आता है फिर आगे जाके। तो बस वो अपन ने अपनी सहूलियत के हिसाब से सेट कर रखा है और कुछ नहीं। ऐसी दुकान पे जब कोई जाता था, कहता भैया ऑक्सीजन का एक सिलेंडर चाहिए, वो कहता भाई साहब 8,000। अरे भैया वो दूसरा वाला साथ में दे रहा है, आप तो कम करो। और आज किसी को जाके पूछो भैया ऑक्सीजन सिलेंडर, बोले 28,000। हाँ दे दो भैया, दे दो 28 में दे दो जल्दी से। समझ गए? तो रूल्स कुछ नहीं होते, जरूरत की बातें होती है सारी। जब रूल है ना, एक चीज और ह्यूमन नेचर की बात बताता हूं आपको, जब दूसरों के लिए होते हैं ना, दूसरों की बात चल रही हो तब हमें रूल याद आते हैं, और जब खुद की बात चल रही हो तो हमें लगता है कि यार ऐसे कोई रूल थोड़ी होते हैं, थोड़ा बहुत तो आगे पीछे हो ही सकता है। बोलिए यस और नो? सही बात है सर। जब आप किसी मंदिर के लाइन में लग रहे हो और दूसरा कोई वीआईपी दर्शन कर रहा हो तो मन में आता है अरे भाई तेरे को वीआईपी दर्शन करने थे तो आया ही क्यों? भगवान के दर पे आया है, लाइन में लग, दर्शन कर ढंग से। नहीं, सही से बताना, विचार आया नहीं आया कभी मन में कि जब किसी को वीआईपी दर्शन करते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम तो इतनी देर से लाइन में खड़े हैं, ये बंदा देख इधर से निकल गया, ऐसा क्या जरूरी था तुझे आना? हम उस टाइम जज बन जाते हैं। और जब हम वीआईपी दर्शन कर रहे होते हैं तो फिर अपने को ये लगता है कि यार क्या हो गया, कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है? तो खुद की गलती पे हम बनते हैं जज, क्या खुद की गलती पे हम बन देते हैं एक्सक्यूज और दूसरों की गलती पे हम बनते हैं जज। चलो बेटा आइए सर 44 एडी में आइए। 44 एडी किसके लिए? जब ये सेक्शन बनाया गया 44 एडी तो बोला गया कि सब आपने बिजनेसमैन का तो ख्याल रखा, प्रोफेशनल ने कहा सर हमारा क्या होगा? हमारा तो, हम भी नहीं चाहते अकाउंट्स रखना, हमें भी कुछ ऐसा मौका बताओ, हम भी लिटिगेशन नहीं चाहते। तो बोला गया कि ठीक है आपके लिए भी हम एक ऑफर निकालते हैं। तो फिर नया सेक्शन बनाया गया 44 एडीए और इसमें कहा गया कि वो प्रोफेशनल जिसकी ग्रॉस रिसिप्ट डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख, वो प्रोफेशनल जिसकी सिर्फ 50 लाख से ज्यादा ना हो उसके लिए ऑफर है। क्या ऑफर है? कि साहब आप जितना कमाते हो उसमें से 50% डिक्लेयर कर दो आप एज बीओपी इनकम। आप बीओपी इनकम के रूप में कितना डिक्लेयर कर दो? 50% डिक्लेयर कर दो। क्या एक प्रोफेशनल 50% कमाता है? मतलब मान लीजिए डॉक्टर की मैं बात करूं,
तो क्या डॉक्टर अपनी फीस में 50% कमाता है? 100% फीस जो आती है इसमें कितना प्रॉफिट कमाता है डॉक्टर? तो कमाता होगा सर ठीक है। हाँ जी, बाकी लोग, एक डॉक्टर जो फीस लेता है उसमें कितना कमाता होगा वो? 100% सर 100%। सब पूरा ही कमाता होगा। ओके, अच्छा, एक सीएमए जब कोई ऑडिट करता है, कॉस्ट ऑडिट, और फीस लेता है, वो कितना कमाता है? आप एक सीएमए और आपको एक ऑडिट के लिए फीस मिली 2 लाख रुपए, आपने उसमें से कितना कमाया? 2 लाख। 2 लाख। और कोई? सर अगर कोई एक्सपेंसेस होंगे उसके खुद के बिहाफ पे तो वो लेस कर देगा बस। ओके, वो और खुद का कोई एक्सपेंस कर रहा है तो। नहीं, आपके हिसाब से कितना कमाता है? 2 लाख की फीस मिली आपको, सीएम एज ए सीएमए कॉस्ट ऑडिट करनी है, सब पूरा ही कमाता है फिर तो। ओके। एज एन कॉमर्स स्टूडेंट, आप सबका आंसर एक 10वीं क्लास के बच्चे के बराबर है, दिया है आप सबने। आपको नहीं लगता? मतलब आप एक सीएमए फाइनल के स्टूडेंट हैं और आपका जो जवाब है इट्स इक्वल टू 10th स्टूडेंट। क्यों भाई? कभी भी ऐसा कोई काम होता है जो फ्री में हो जाता है, जिसका कोई खर्चा नहीं लगता? डॉक्टर क्या सड़क पे बैठता है? क्या उसका रेंट नहीं लगता? क्या उसके ग्लव्स या कंज्यूमेबल्स नहीं लगते? क्या डॉक्टर का स्टाफ नहीं होता, नर्स वगैरह? क्या डॉक्टर की इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती? क्या डॉक्टर की स्टेशनरी नहीं लगती? यस और नो? यस सर। तो फिर कैसे कहा आप सबने कि सिर्फ पूरा ही 2 लाख, पूरा ही वो 100% कमाता है डॉक्टर? सोचो एक बार, अपना आईक्यू जो है आपका वो सोचो एक बार। अच्छा, एक सीएमए कॉस्ट ऑडिट करता है, हम हमेशा से जानते हैं बीइंग ए प्रोफेशनल कि सर ऑडिट कभी भी सीएमए नहीं करता, उसके आर्टिकल्स करते हैं, राइट? क्या सीए के ऑफिस का रेंट नहीं लगता? खुद का है तो डेप्रिसिएशन लगेगा। क्या आर्टिकल को पैसे नहीं देने पड़ते, कुछ खर्चा पानी? क्या सीए की स्टेशनरी नहीं लगती है ना, सीए या सीएमए जो भी है? या इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती उसकी, उसका पेट्रोल नहीं लगता, कन्वेंस नहीं लगता? बोलो यस और नो? ओके, तो फिर सबका आंसर फुल क्यों? सब कह रहे हैं यस सर, ये तो लगता है। तो फिर पेंडल ऐसे ही बनाते हैं अपन। अगर फुल ही होता है तो पेंडल बनाने की जरूरत क्या है? जितनी रिसीट है उतना ही प्रॉफिट शो कर दो। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, है ना, आप इंटरव्यू में पढ़ के जाते हैं और आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ ले, तो भैया कैसे सिलेक्शन होगा आपका? एक बार सोचो अपने आप को। हाँ जी, बोलो भाई, रिप्लाई तो करो जिन जिन ने फुल बोला था। बताइए बेटा, क्या आपका आंसर बहुत हद तक गलत नहीं है? बहुत जी एक्सट्रीम सर। लेवल पर? ठीक है, एक प्रोफेशनल की क्वालिटी होती है बेटा, प्रोफेशनल की क्वालिटी होती है, क्या होती है? लोग आपसे प्रोफेशनलिज्म एक्सपेक्ट करते हैं, तो योर आंसर शुड बी प्रोफेशनल। आप अगर कोई आपको बिजनेसमैन ऐसा पूछ ले कभी और आप ऐसा जवाब दे दो, तो वो तो आपकी वहां पे बोलते हैं ना, इंसल्ट कर देगा बहुत अच्छी खासी।
तो इसलिए कोई भी आंसर जब आप करें तो उसको प्रोफेशनली आंसर करें कि यस सर इतनी उसकी रिसिप्ट है और इस रिसिप्ट को कमाने के लिए उसने जो खर्चा किया होगा वो लेस होगा और वो उसका प्रॉफिट है। और मैं मानता हूँ कि वो खर्चा अप्रोक्स 30% होगा, 25% होगा, जो आपके अंदाजा हो उस हिसाब से आप मान सकते हैं। 100% कहना तो वो तो एक अपन मानते हैं कि 10वीं क्लास के बच्चे को पूछेंगे वो भी कहेगा कहाँ से पूरा ही कमाता है वो, उसका क्या लगता है। समझ गए? तो ध्यान रखो बेटा, ध्यान रखो, ऐसे जवाब थोड़ी देते हैं। इन चीजों से सीखना चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ इन चीजों से सीखना, इनको ऐसे मत लेना वो सर आज तो आपने हमारी ये इंसल्ट कर दी सर। ठीक है, ओके। तो सर नो एक्सपेंसेस अलाउड 50% इसलिए बोला गया कि सर 50% रीजनेबल है। इसमें ना डिपार्टमेंट को ये लगता है कि हमें कम टैक्स मिला और ना एसएससी को लगता है कि मैंने टैक्स ज्यादा अमाउंट पे दिया। समझ गए? तो नो एक्सपेंसेस अलाउड, नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नो ऑडिट। ठीक है, इसमें भी सेम वही चीज है कि सेक्शन 28 से लेके 43B नहीं लगेंगे। बेसिक डॉक्यूमेंट तो आपको बनाने ही है, बेसिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो आपको बनाने हैं। ठीक है, इसमें 5 साल वाला ऐसा कोई सिस्टम नहीं डाला गया है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट इतना ही है। बोलो बेटा, इसमें कोई डाउट किसी को? सर ये जो 5 साल वाला रूल है जो हमने पढ़ा है वो उसने प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्शन ले रखा था, बट उसकी टर्नओवर इंक्रीज होगी तो वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल स्कीम में आ गया। ठीक है सर, अब उसको 5 साल वो नॉर्मल स्कीम ही नेक्स्ट 5 ईयर हाँ हाँ उसको नॉर्मल स्कीम ही फॉलो करना पड़ेगा, इवन इफ उसने अपनी टर्नओवर फिर 2 करोड़ से कम कर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। और कोई? हाँ जी, और कोई डाउट बेटा? नहीं है। चलिए अभी फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट 44A ये बेसिकली होता है गुड्स ट्रांसपोर्टर के लिए। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर आपने पहले इसको ढंग से पढ़ा हुआ है तो अभी भी आप इसको कर सकते हैं। कितने व्हीकल होने चाहिए, कितने व्हीकल से ज्यादा नहीं होने चाहिए कि आप ये स्कीम ले पाए, याद है क्या? टेन। Yes. Who do not have more than 10 vehicle at any time during the previous year. पिछले साल में किसी भी दिन किसी भी वक्त आपके पास 10 से कम व्हीकल नहीं होने चाहिए। ओके अगर आप इस स्कीम में फॉल होते हैं, अगर आप इस स्कीम में फॉल हो रहे हैं तो आप ये ऑप्शन ले सकते हैं। यहाँ पे इनकम कैलकुलेट करने का तरीका आपको क्या बताया गया है। 3 व्हीकल हो सकते हैं आपके पास। पहला व्हीकल हो सकता है लाइट, दूसरा व्हीकल होता है मीडियम और तीसरा व्हीकल होता है हैवी व्हीकल। राइट सर, लाइट व्हीकल जो होता है उस व्हीकल पे 7,500 रुपए पर मंथ पर व्हीकल की प्रिजेंटिव इनकम होती है। ठीक है, मतलब फिक्स है, चाहे वो कम कमाए चाहे वो ज्यादा कमाए, इतनी इनकम ट्रीट की जाए। मीडियम पे भी सेम है, पर मंथ
पर व्हीकल की कितनी इनकम, ठीक है। ओके, हैवी व्हीकल में एक सवाल उठा कि सर हैवी व्हीकल मतलब क्या। बोले सर हैवी व्हीकल मतलब जिसका वेट 12,000 किलो से ज्यादा है। अच्छा ठीक है, अब इसमें तो ऊपर तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, भाई ऊपर कोई लिमिट है क्या, कि मान लो एक व्हीकल है 12,500 केजी का, ठीक है, एक व्हीकल 18,000 केजी का, एक व्हीकल 24,000 केजी का, क्या इन सारे व्हीकल से इनकम सेम होगी? नो सर। नहीं सर, सेम तो नहीं होगी। तो सेम जब इनसे इनकम नहीं होगी तो बोला गया कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बात समझ कम आती है कि आपने तो एक रेट फिक्स कर दी और कह दिया कि सारा काम इससे कर लो, और इससे कैसे कर लें। तो इसलिए बोला गया कि नहीं, जैसे जैसे साइज बढ़ रही है वैसे वैसे इनकम बढ़नी चाहिए, साइज के साथ इनकम भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि इनकम नहीं बढ़ेगी तो गलत हो रहा है तो इसलिए ऊपर वाले व्हीकल पे इनकम फिक्स नहीं की गई, इनकम को कैपेसिटी के हिसाब से डाला गया। तो क्या बोला गया सुनना, 1,000 रुपीज पर टन पर मंथ पर व्हीकल। सर इसका मतलब ये कि ये जो व्हीकल है इसकी 12,500 मतलब 13,000 में लेंगे, 13 टन में, तो इसकी पर मंथ की इनकम कितनी हो जाएगी, 13,000। 1,000 पर टन पर मंथ, तो 13 टन के हिसाब से 13,000। बोलो हाँ या ना। सर एक बार रिपीट कर दीजिए ये वाला। 13 टन की कैपेसिटी है इसकी, है ना, 12.5 मतलब 13 में लेंगे अपन उसको। 13 टन की इसकी कैपेसिटी है, 1 टन की इनकम 1,000 रुपये महीना है, तो इसका मतलब एक महीने की इनकम क्या 13,000 रुपये हो गई इस ट्रक की। बोलिए। जी सर। ओके, इस हिसाब से क्या इस ट्रक की मंथली इनकम 18,000 हो गई। यस सर। Yes, sir. और इसकी 24,000 हो गई, तो मतलब जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे इनकम भी बढ़ेगी, ठीक है सर। तो इसलिए ये चेंज किया गया, 1,000 रुपीज पर टन पर मंथ पर व्हीकल की इनकम। अब इसमें ये पढ़ने के बावजूद कई बच्चे एक गलती कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ये तो पढ़ लेते हैं वो, पर वो समझ नहीं पाते बेसिकली सर हमें करना क्या। देखिए आपको नंबर ऑफ व्हीकल दे रखे होंगे, उनकी एक इनकम तो निकालनी होती है आपको अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, आपको एक इनकम तो निकालनी होती है इस हिसाब से, और दूसरी इनकम निकालनी होती है आपको जो हम बीएनपी पढ़ के आए हैं उस हिसाब से। तो आप क्या कहेंगे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, एक आपको इस तरीके से निकालनी है। दोनों ही बीएनपी इनकम है और आपको कंपेयर करना है कि कौन सी इनकम कम है और आपको उस ऑप्शन को चूज करना है। क्वेश्चन इस तरीके से आता है इसका। तो सिर्फ रेट याद करना ही मायने नहीं रखेगा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसको हमें प्रेजेंट कैसे करना है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। आज के लिए इतना ही, कल अपन इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर।